हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ लेक्चर नंबर 84। आज हमारा लेक्चर 84 है। इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के अंदर एक ही आर्टिकल है 162। 162 आर्टिकल और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 166 सेक्शन। ठीक है, 166 सेक्शन। तो आइए इसकी बे रीडिंग कर लेते हैं हम। इसकी हेडिंग क्या है चैप्टर की? इस चैप्टर की हेडिंग है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। मतलब इम्प्रॉपर एडमिशन हो, मतलब कोई एडमिशन आके कोई शख्स आके कोर्ट में करता है वो प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो फिर या फिर कोई ऐसी एविडेंस है जिसको रिजेक्ट हमारे पास कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देती है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही आर्टिकल है। आइए इस आर्टिकल को हम देख लेते हैं। 162, नो न्यू ट्रायल आर फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। मतलब ये बात करता है कि कोई भी नया जो है ना केस नहीं चलेगा, नई प्रोसीडिंग से नहीं चलेगी, फिर से केस किसी बात पर नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ इस वजह पर कि जो एडमिशन जो हुई है वो इम्प्रॉपर हुई है, या फिर जो एविडेंस हमें लीड करने थे, जो एविडेंस हमें चलानी थी वो रिजेक्ट हो गए। सिर्फ इस बुनियाद पर जो है ना वो एक नया केस नहीं चलाएंगे। आ रही बात समझ? जहाँ तक बात क्लियर है, ये बात करता है द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर इटसेल्फ फॉर अ न्यू ट्रायल और रिवर्सल ऑफ एन डिसीजन इन एनी केस। ये बात करता है कि कोई इम्प्रॉपर, यहाँ पर वर्ड है इम्प्रॉपर। अगर कोई प्रॉपर वर्ड देखें, इसकी मीनिंग देखें तो क्या हो कि मुनासिब तरीके से, मतलब जो कोर्ट का प्रोसीजर है उस तरीके से आपने एडमिशन लेनी है। ठीक है, आ रही बात समझ? मगर इम्प्रॉपर हो तो मतलब जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना था वो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट नहीं किया, आपने कोई और प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया, कोई मसला नहीं है, प्रोसीजर तो अडॉप्ट किया ना कोर्ट ने। ठीक है, और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, मतलब जो एविडेंस चलानी थी, कुछ एविडेंस कोर्ट ने जो है अलो कर दी, कुछ एविडेंस रिजेक्ट कर दी, वो कोर्ट को इख्तियार डिस्क्रिप्शन है। शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर इट सेल्फ, तो फिर उस बात को, इस छोटी सी मामूली सी बात को आप उसका जवाब नहीं बना सकते। ठीक है, फॉर अ न्यू ट्रायल, कि एक नया केस इस पर जो है बने, मतलब एक न्यू ट्रायल हो, दोबारा से केस चले इस पर, और रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन इन एनी केस, या फिर किसी केस के अंदर रिवर्सल हो जाए। अब वर्ड जो रिवर्सल है ना, ये रिवर्सल है क्या? ठीक है, थोड़ा आप नोट कर लें कि रिवर्सल है क्या। A judgment by a higher court that the judgment of a lower court, मतलब subordinate court, was incorrect and should be set aside। रिवर्सल ये है जब किसी केस की आप अपील में जाएं, किसी ट्रायल की अपील में जाएं, किसी सूट की अपील में जाएं आप, ठीक है, तो फिर वो कोर्ट जो है ना, हायर कोर्ट जो है ना, वो उसको क्या कर दे, रिमांड कर दे कि नहीं, ये फैसला गलत किया है, आप इसको दोबारा सुने। ठीक है, वो होता है रिवर्सल। ठीक है, आ रही बात समझ? if it shall appear to the court before which such objection is raised। ठीक है, मतलब उस कोर्ट को मुनासिब लगता है, उस कोर्ट को इस बात को सही समझ में आता है जिस कोर्ट के आगे वो जो है ऑब्जेक्शन उठाए गए, मतलब सच ऑब्जेक्शन इज रेज्ड। ठीक है, बिफोर सच कोर्ट, बिफोर विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज्ड। आ रही बात समझ में? मतलब किसके किसके आगे जो ऑब्जेक्शन रेज हुए, आ रही बात समझ? कोर्ट, कौन सी कोर्ट बेहतर समझेगी? वो कोर्ट जिस कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन उठाए गए, मतलब अपील गई, रिव्यू गया, रिवीजन गई। हमेशा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपील, रिव्यू, रिवीजन, ठीक है, वो कहाँ पर जाती है? वो अपर फोरम पर जाती है, हायर कोर्ट में अंदर। ठीक है, अरे बस अगर असिस्टेंट सेशन जज ने कोई फैसला सुनाया है तो आप सेशन जज के पास जाएंगे, अगर सेशन जज ने कोई फैसला सुनाया है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। अरे बस समझिए, यहाँ इसी तरह अगर सिविल मैटर के अंदर कोई फर्स्ट सिविल सीनियर जज अगर कोई फैसला सुनाता है तो उसकी अपील में जाएंगे आप डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अरे बस अगर डिस्ट्रिक्ट जज कोई सिविल मैटर हमारे पास फैसला सुनाता है तो फिर उसकी अपील जाएंगे हम हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ तो बात क्लियर है। इसी तरह और ये बात क्या करना है, इज रेज डेट इंडिपेंडेंट ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड टू एंड एडमिटेड, कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट एविडेंस था जिसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन उठाए हैं, लेकर आए हैं, ठीक है, जिसको एडमिट किया गया है। ठीक है, मतलब जो एडमिशन होनी नहीं थी, ठीक है, उसको एडमिशन कर दिया, मान लिया, या फिर जो एडमिशन होनी थी उसको एडमिशन नहीं माना। ठीक है, इसी बात पर हमारा ऑब्जेक्शन है।
देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन, मतलब काफ़ी सारे हमारे पास जो है ना सफिशिएंट काफ़ी सारी गवाही थी उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए। आर दैट इफ़ द रिजेक्टेड एविडेंस हैड बीन रिसीव्ड, अगर वो जो है ना एविडेंस जो रिजेक्ट कर दिए लोअर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, अगर वो रिसीव कर लेते उसको, मौसूल उसको कर लेते कोर्ट, हमारी कोर्ट जनाब वसूल कर लेती, इट ऑट नॉट टू हैव वेरीड द डिसीजन, ठीक है। अगर वो कोर्ट वसूल भी कर लेती, ठीक है, तो फिर भी वो इस फैसले को तब्दील नहीं कर सकती थी। आ रही बात समझ? अगर एक फैसला यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए ने बी पर कोई केस फाइल किया, सिविल केस की बात करते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ? और बी जो है कोई ऐसी एविडेंस पेश करता है जिसकी वजह से बी के हक में केस आ जाता है, ठीक है, और ए चला जाता है कहाँ पर, ए चला जाता है हाई कोर्ट पर। कहाँ पर चला जाता है? ए चला जाता है हाई कोर्ट में। ए कहता है जनाब ये मेरी जो है ना एविडेंस लीड नहीं की गई, ठीक है, और इस एविडेंस के बिना ही जो है ना बी के हक में फैसला सुनाया गया है। अब कोर्ट देखेगी कि क्या ये जो हमारे पास एविडेंस है वो जो एविडेंस है वो इम्प्रॉपर है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। अगर कोर्ट देखेगी कि वो तो ठीक है हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, अगर वो एविडेंस ली भी जाती उस कोर्ट ने, उस कोर्ट से द्वारा, ठीक है, अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट लेती भी सही ऐसी एविडेंस, फिर भी ए के हक में तो फैसला ना आता, ठीक है। इसी तरह नहीं भाई, कोई रिवर्सल नहीं होगा, यहाँ से भाग जाएं आप, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कि इम्प्रॉपर एडमिशन या फिर रिजेक्शन ऑफ एविडेंस पर, ठीक है। और एक ए ने ये भी प्ली उठाई हाई कोर्ट में कि ये एविडेंस जो है ना मेरी, अगर ये एविडेंस कोर्ट सुन लेती ना तो मेरे हो सकता है मेरे हक में फैसला आ जाता, मगर ये फिर एविडेंस नहीं सुनी। हाई कोर्ट ने देखा कि ये इस एविडेंस में तो कोई आपका कोई सफिशिएंट काज नहीं है, कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है, इसलिए रिवर्सल नहीं होगा। आ रही बात समझ? जहाँ तक बात क्लियर है, ये आर्टिकल जो है ना आपका, ठीक है, ये आर्टिकल आपका दोनों हमारे पास सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों पर ये एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सिविल और क्रिमिनल में कैसे, अगर आप सीआरपीसी देखेंगे आर्टिकल 573 573 ये क्या बात करता है, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर और ओमिशन इन चार्ज और अदर। मतलब क्रिमिनल में अगर देखेंगे आप, किसी किस्म की कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई एरर हो गई है चार्ज के अंदर या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, ओमिशन है, एरर है, इरेगुलरिटी है, ठीक है, तो सिर्फ उस मामूली सी बात के लिए कोई फैसला थोड़ी जो है ना पूरा का पूरा फैसला थोड़ी गलत हो जाएगा, नहीं। अगर सिविल केस के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, सीपीसी के अंदर देखेंगे तो सेक्शन 99 आप देखना सीपीसी का सिविल के अंदर, ये क्रिमिनल हो गया, ये सिविल हो गया। सिविल में 99 देखेंगे तो डिक्री नॉट रिवर्स्ड, ठीक है, किस किस बुनियाद पर, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि डिक्री के अंदर कोई एरर है, छोटी सी डिफेक्ट है या कोई इरेगुलरिटी कमिट हुई है। इरेगुलरिटी का मतलब जानते हैं आप, मतलब कोई ऐसा प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट नहीं करना था मगर फिर भी कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, वो गलत नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है मगर जो है ना, जो इन्होंने कोर्ट ने जो एक्ट किया है ना वो गलत नहीं है, ठीक है। मतलब इंसाफ होना चाहिए, फिर किसी भी तरह होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब ये आर्टिकल हमारा 162 जो है ना दोनों पर एप्लीकेबल है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारे पास आर्टिकल 162। अगर 162 का ऑब्जेक्ट आप देखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल इज दैट द कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन शुड नॉट डिस्टर्ब अ डिसीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और rejection of evidence. If, in spite of such evidence, there are sufficient materials in the case to justify the decision. In other words, technical objection will not be allowed to prevail where substantial justice appears to have been done. मतलब जहाँ अपर कोर्ट को भी, हायर कोर्ट को भी ये लगे कि इंसाफ हो चुका है, ठीक है, आप हरू-भरू ऐसे छोटे-मोटे जो है ना जो छोटे-मोटे ग्राउंड लेकर आ गए हो, इसकी कोई अहमियत नहीं है।
अगर ये ग्राउंड आप वहाँ उसी हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने भी अगर उठाते तो भी इसकी कोई अहमियत नहीं थी। अब मैं इसको क्या रिमांड करूँ, इसको रिमांड करूँगा, ठीक है, न्यू ट्रायल चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोर्ट का प्रीशियस टाइम जो है ना वो ख़राब होगा, बाकी कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसका फैसला जो होना था वो हो चुका है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद चले जाते हैं हम आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आर्टिकल 167। तो इसकी बे रीडिंग कर लेते हैं हम। ये क्या बात करता है, ये बात करता है हमारे पास डेसिशन ऑफ केस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। ये बात करता है कि ओथ जो होता है ना, ओथ पर अगर कोई गवाही पेश करता है, ठीक है, तो उस ओथ के बेस पर कोर्ट का डेसिशन आना, कोर्ट की जजमेंट आना, कोर्ट का फैसला आना। अब एक बात आप पहले से जहन में रख लें कि आर्टिकल 163 या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 167 ये सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ है कि दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल इन सिविल केसेस ओनली, नॉट द क्रिमिनल। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस पर ही एप्लीकेबल है, क्रिमिनल केसेस में कभी नहीं होगा। क्रिमिनल केस में कभी आपने देखा अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी को गोली मार दे, कोई किसी की टांग तोड़ दे, कोई किसी को मतलब किसी को जो है ना फ़ोन करके कहे किसी भी किस्म का कोई इंटिमिडेशन दे, ठीक है, और कोर्ट में आकर कहे नहीं जज साहब मैं कसम उठाता हूँ, ठीक है, मैं जो है ना मैं गीता पर हाथ रख कर कहता हूँ, मैं जो है ना कुरान लेकर आता हूँ, कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, नहीं, कोर्ट कहेगी नहीं जज साहब ये जो हमारे पास रिलीजियस जो बुक्स हैं, ठीक है, ये ओथ जो है ना, आप जो कसम की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही मुक़द्दस है, ठीक है, ये किताबें बहुत ही मुक़द्दस हैं, इसका बहुत ही बड़ा एहतराम है, ठीक है। हम आप पर भरोसा नहीं करते, हमें किताब पर भरोसा है, हमें गीता पर, कुरान पर, बाइबल पर या फिर किसी भी किस्म का कोई भी आप कसम उठाएं, उस कसम की हमारे पास एहतराम है, उस कसम का हम बिल्कुल उस कसम का एहतराम करते हैं, ठीक है, मगर हमें आप पर एतमाद नहीं है। आ रही बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है वो क्रिमिनल केस के अंदर, मगर ये बात हो रही है हमारी सिविल केसेस की, कि अगर सिविल केसेस हो, सिविल केसेस मतलब सिविल केसेस हमेशा प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होता है। तो किसी मुझे स्टूडेंट ने पूछा जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो सर सिविल केसेस प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होता है, ठीक है? दोनों प्राइवेट पार्टी होते हैं, प्लेंटिफ भी प्राइवेट होता है, डिफेंडेंट भी प्राइवेट होता है, तो क्रिमिनल कहाँ सर जी? क्रिमिनल में कौन-सा ऑफिशियल होता है? तो मैंने कहा नहीं, अगर ए है, ठीक है? ए को अगर कोई मार दे, ठीक है? कोई गोली मार दे, ठीक है? ठीक है? या फिर ये एक्स है, एक्स को कोई गोली मार दे, या फिर ये वाई है, वाई को कोई गोली मार दे, ठीक है? अब किसी ने भी मारा, ठीक है? अब ये क्या हो गए, ये तो हमारे पास हो गए डिसीज़ जिनको मार दिए गए, ठीक है? अब जिन उन लोगों ने मारा है इनको, ठीक है? वो क्या हो गए, अक्यूज़्ड हो गए, क्या हो गए, अक्यूज़्ड हो गए। और अब कंप्लेनेंट साइड कौन होगी, कंप्लेनेंट साइड हमेशा हमेशा स्टेट होगी। ये रियासत की जिम्मेदारी है, मतलब एक स्टेट की जिम्मेवारी है कि कोई किसी की जान नहीं लेगा। आ रही बात समझ, तो आ गए ना कि यहाँ पर कोई प्राइवेट पार्टीज नहीं है, सिर्फ एक ही प्राइवेट पार्टी है जिसके साथ जुल्म हुआ है, ठीक है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मगर जो इस कानून को इस्तेमाल करेगा ना, इस कानून को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में आएगा और उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करेगा ना, वो करेगा स्टेट, हमारे पास एक रियासत करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाए हम आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। आर्टिकल 163 क्या बात करता है, एक्सेप्टेंस और डिनायल ऑफ क्लेम ऑन ओथ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर सिंपल है। इसकी आप पहले इसके चैप्टर को देख लें, चैप्टर नंबर 12 की जो है हेडिंग है ना वो देख लें, डेसिशन ऑफ केस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ, मतलब एक कसम पर जो है फैसला सुनाना, कसम उठाना और उन पर फैसला सुनाना। अब आर्टिकल 163 बात करता है एक्सेप्टेंस और डिनायल ऑफ क्लेम ऑन ओथ, मतलब कोई भी बात आप तस्लीम करते हैं
कसम पर, ठीक है, या फिर कोई कसम उठाता है तो फिर कोई कोई शख्स कहता है मैं कसम खा के कहता हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, या फिर ये बात कहता है कि मैं कसम खा कर कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। अरे वैसे मतलब एक्सेप्टेंस और डिनायल, मतलब किसी बात को तस्लीम करना या फिर किसी चीज़ को डिनाई करना, इनकार करना। आइए इसको देख लेते हैं। ये आप जहन में रख लें, ये बात अपने जहन में फिट कर दें कि ये 163 जो आर्टिकल है, ओथ, जब ओथ की बात आ जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में ही एप्लीकेबल होगा, क्रिमिनल केसेस में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, जब भी कोई प्लेंटिफ जो है ना कसम उठाता है अपने जो केस के अपने जो दावा है उसके उसके सपोर्ट में, ठीक है, द कोर्ट शल, तो फिर कोर्ट को करना चाहिए ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ, जो इस प्लेंटिफ ने ये जो अमल किया है ना, जो वर्ड जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन वर्ड का मतलब है कोई भी एक्शन लेना। ये जो इन्होंने कसम उठाया है ना, ठीक है, द कोर्ट शल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ, तो फिर कोर्ट को करना इस बात पर ये करना चाहिए कि जो प्लेंटिफ ये जो काम कर रहा है, मतलब जो प्लेंटिफ जो कसम उठा रहा है, ठीक है, कॉल अपन द डिफेंडेंट टू डिनाई द क्लेम ऑन ओथ, कि प्लेंटिफ जो है ना मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। अब डिफेंडेंट्स को कहो कि उसको इनकार करे कसम उठा के। प्लेंटिफ ने कसम उठा लिया, अब डिफेंडेंट कसम उठाए और मना करे कि ये जो है ना वो प्लेंटिफ की नहीं है। आ रही बात समझ? सब आर्टिकल 2 बात करता है, द कोर्ट में पास सच ऑर्डर्स एज टू कोर्ट्स एंड अदर मैटर्स एज इट मे डीम फिट। अब कोर्ट जो है ना इस इस मैटर में जो है ना क्या है, ऑर्डर पास कर सकती है, फिर खर्चे का भी ऑर्डर पास कर सकती है। एंड अदर मैटर्स, अदर मैटर क्या है, शैल इंक्लूड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अरे बस इट मे डीम फिट, जैसा भी कोर्ट बेहतर समझे कोर्ट फैसला कर सकती है। सब आर्टिकल 3 भी इंपॉर्टेंट है। नथिंग इन दिस article applies to the laws relating to the enforcement of hudud or other criminal cases। यहाँ बात आ गई कि ये सिविल केसेस पर एप्लीकेबल है, क्रिमिनल केसेस पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो आप हदूद जो आर्डिनेंस है, हदूद लॉ जो है इस्लामिक लॉज, ठीक है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस पर एप्लीकेबल होते हैं। हदूद लॉज जो है ना, आ रही बस मुझे बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं आपको जो है इसके एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। आर्टिकल 163 पर कोई ए है, ए आकर बी पर केस फाइल करता है, ठीक है, किसी घर को लेकर कि ये घर मेरा है, ये बी का घर नहीं है, ठीक है। ए के कोर्ट में आकर कसम उठाता है, क्या उठाता है कि ये घर मेरा है। ये ए ने ये बुक है, ठीक है, होली बुक है हमारे पास, इसके ऊपर हाथ रख के कसम उठाया, ठीक है, कि ये घर मेरा है, ठीक है। तो अब कोर्ट को चाहिए, ये कोर्ट है हमारे पास, तो कोर्ट को चाहिए, कोर्ट बी को कहे कि ए तो कह रहा है कसम उठा के कि ये घर उसका है। अब आप क्या कहते हो? आप इसको इनकार करो। अगर ए का घर नहीं है, ए को बी को कहा कि आप कसम उठा लो, तो बी क्या करता है, ऐसे मुकद्दस किताब पर हाथ रख के कसम खाता है। मतलब अगर मुस्लिम है तो उससे जो है ना कलमा पढ़ाया जाएगा, और अगर वो नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, तो उसको गीता की कसम दी जाती है और कहा जाता है कि आप कसम खाएं या फिर कलमा पढ़कर कहें, ठीक है। कलमा पढ़ के अगर वो गवाही देगा न, तो वो गवाही उसकी होगी ऑन ओथ, ठीक है। कि ए ने तो फॉर एग्जांपल ए मुस्लिम है, बी भी मुस्लिम है, कि ए ने ऑन ओथ दिया, मतलब ए ने कलमा पढ़ के ये बात की है कि ये घर इसका है। अब आप जो है न कलमा पढ़ के ये बात करो कि ये घर उसका नहीं है, तो बीबी कहता है नहीं ये घर उसका नहीं है। तो अब कोर्ट जो है ना वो एविडेंस लीड करके देखें, दोनों मुसलमान हैं, ए भी मुसलमान बी भी मुसलमान। ए भी कसम खा के कह रहा है कि ये घर मेरा है, बी कह रहा है नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये घर इसका नहीं। ए का नहीं मतलब ये बी का घर है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कोर्ट जो है ना वो अपनी मर्जी से फैसला सुनाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, एविडेंस लीड करेगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको याद होगा 0300334728 5। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।